हाँ जी, मैं हूँ हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो है सप्लाई। ये सप्लाई का प्रोविजन जीएसटी का सबसे बेसिक प्रोविजन है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन जब सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी तब वो जीएसटी की स्कोप में आ पाएगी, तब उसके ऊपर जीएसटी के बाकी के प्रोविजन अप्लाई हो पाएंगे। तो ये बेसिक प्रोविजन, बेसिक चैप्टर आज रिवाइज करते हैं। इसमें दो ही सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 7 और दूसरा है सेक्शन 8। जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे सेक्शंस आज कवर अप कर लेंगे, इनकी रिविजन कर लेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इनको भी फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास रिवाइज हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर सप्लाई। पहली बात, यहाँ पे पहला जो डिस्कशन है वो सेक्शन 7(1) है, सप्लाई की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए, क्लॉज AA, क्लॉज बी और क्लॉज सी। इन चारों क्लॉजेज में जो भी एक्टिविटीज और जो भी ट्रांजेक्शन हैं, वो सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन सप्लाई मानी जाएंगी। एक एक करके देखते हैं। पहले है सेक्शन 7(1) का क्लॉज ए। यहाँ पे बोला गया सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, फिर चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज। लेकिन वो होना चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और दूसरी बात, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन सप्लाई तब माना जाएगा व्हेन इट इज मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें वो जो सप्लाई है वो गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए, और ये होना चाहिए फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक एक चीज़ें देखते हैं। सेक्शन 7(1) को डिटेल में देखते हैं क्या बोलता है। पहले देखते हैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। गुड्स में बोला गया कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। और सर्विसेज की डेफिनेशन बोलती है सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स बट इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। दैट मीन्स मनी और सिक्योरिटीज गुड्स की और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, तो वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है। दैट मीन्स वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। तो अगर कोई मनी सप्लाई कर रहा है या सिक्योरिटी सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा अंडर जीएसटी। उसके बाद अगर एक यहाँ पे एक बार समझना, अगर मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हैं तो वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है और वो सप्लाई मानी जाएगी। जैसे सर्विसेज की डेफिनेशन देखो, सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी या फिर फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन दिखते हैं वो अगर मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो वो सर्विसेज की डेफिनेशन में है और अकॉर्डिंगली वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे। दूसरा, गुड्स की डेफिनेशन बोलती है गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो ये गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन है। कोई सप्लाई होना चाहिए गुड्स का या सर्विसेज का। दूसरा, किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई होने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कंसिडरेशन मे बी इन मनी और मे बी इन काइंड। उसके नीचे कुछ 3 पॉइंट्स हैं, ये सप्लाई कंसिडरेशन की डेफिनेशन से आए हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बोला गया इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड और टू बी मेड, एंड दूसरा इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, एनी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस। तो सप्लायर को रेसिपिएंट पेमेंट दे या फिर कोई एक्ट और फॉरबेरेंस करे तो उसका मॉनिटरी वैल्यू भी कंसिडरेशन माना जाएगा। और उसी पॉइंट 1 में और एक बात बोली कि ज़रूरी नहीं है ये पेमेंट या मॉनिटरी वैल्यू, ये एक्ट और फॉरबेरेंस रेसिपिएंट से आए, ये किसी और पर्सन से आ रहा है तभी भी इस सप्लायर के लिए वो कंसिडरेशन माना ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोचिंग क्लासेस की सर्विसेज ली, रेसिपिएंट आप हो, लेकिन इसकी पेमेंट मोस्ट केसेस में पेरेंट्स देते हैं, तो तभी भी वो चीज़ कंसिडरेशन मानी जाएगी इस क्लासेस के लिए, भले ही पेमेंट रेसिपिएंट दे या फिर कोई और पर्सन दे। तो ये है कंसिडरेशन का पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने बोला क्या डिपॉजिट को भी कंसिडरेशन माना जाएगा? अगर रेसिपेंट ने कुछ डिपॉजिट रखा हुआ है सप्लायर के पास में, तो क्या उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन मानेंगे? तो इसमें क्लियर किया गया कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब वो सप्लायर उस डिपॉजिट वाले अमाउंट को एज अ कंसिडरेशन अप्लाई करता है उस ट्रांजेक्शन के लिए, तब माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सप्लायर उसको कब अप्लाई कर रहा है उस डिपॉजिट अमाउंट को एज अ कंसिडरेशन। तीसरा पॉइंट एक्सक्लूजन है। इन्होंने बोला कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई सप्लायर को किसी ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आ रही है तो वो चीज़ कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। और आगे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने ऊपर देखा ना कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए और इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे कुछ 3 बातें एक्सट्रैक्ट करके लिखी है तुम्हारी मॉड्यूल में से। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन। तो कोई पर्सन सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है एज अ वोकेशन, तो वो चीज़ भी बिजनेस मानी जाएगी और वो चीज़ भी सप्लाई की स्कोप में आ जाएगी।
दूसरा, बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि मेरी मेन एक्टिविटी ही बिजनेस कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टील का बिजनेस है, मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और उसकी सेल करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं स्टील सेल ही मेरा बिजनेस है। अगर मैं कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी कर रहा हूँ, स्टील के बिजनेस में वेस्ट और स्क्रैप जनरेट होता है, अब मैं वो जो सेल करता हूँ वो भले ही मेरी एंसिलरी एक्टिविटी है, लेकिन वो भी बिजनेस है और वो भी सप्लाई माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तीसरी बात, फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी टू क्वालिफाई एज बिजनेस, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अ प्री रिक्विजिट। दैट मीन्स अगर कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगी तब वो बिजनेस है, और फिर उस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए, बिजनेस कहलाने के लिए ये चार चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भले ही उसमें वॉल्यूम ना हो, फ्रीक्वेंसी ना हो, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ना हो, तब भी वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाई जाएगी अगर वो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाती है। ये हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7.1 ए की सारी डिटेलिंग हमने देख ली है कि गुड्स की डेफिनेशन और कंसिडरेशन क्या होता है और ये क्या होता है। अब इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर है डोनेशन का। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई डोनेशन दे रहा है तो क्या ये डोनेशन को कंसिडरेशन मान लेंगे? क्या ऐसा मानेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कंसिडरेशन मिला है और इंस्टीट्यूशन ने कुछ सप्लाई किया होगा, कोई गुड्स और सर्विसेज? तो इस इशू को यहाँ पे क्लैरिफाई करके बोला गया कि अगर कोई पर्सन ने कंसिडर डोनेशन दिया है और उस डोनेशन देने के बाद में कोई क्विड प्रो क्यो है, कोई ऑब्लिगेशन है कि भाई हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप बदले में कुछ करिए, कोई सप्लाई कीजिए, कोई गुड्स या सर्विसेज, तो ऐसी ऑब्लिगेशन वाली जो डोनेशन रखा और ऑब्लिगेशन रखा, ये कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, लोग डोनेशन देते हैं और ऑब्लिगेशन रखते हैं कि आप हमको सर्विस दीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, प्रमोशन कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए हमारे बिजनेस का, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जगह जगह पे हमारे बिजनेस के होर्डिंग्स लगाइए, बोर्डिंग्स लगाइए। तो ऐसे केसेस में ये डोनेशन को कंसिडरेशन मान लिया जाता है। लेकिन नीचे उन्होंने एक पॉइंट केस बी में जनरल बात बोली कि अगर किसी पर्सन ने जेन्युइनली सिर्फ डोनेशन दिया है और उसके मन में सेवा का भाव है, डोनेशन दिया और कोई क्विड प्रो क्यों नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अब वो पर्सन भले ही चला गया और इंस्टीट्यूशन ने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उस पर्सन के नेम प्लेट बना दी और नेम प्लेट पे लिख दिया थैंक्स, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड करने के लिए कि भाई थैंक यू टू XYZ पर्सन फॉर डोनेशन। तो ये चीज़ पब्लिसिटी नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये जेन्युइन केस है। यहाँ पे भले ही इसने डोनेशन दिया है और इस डोनेशन को डोनेशन ही मानेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको सप्लाई ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो इन्होंने ये डोनेशन की क्लैरिफिकेशन लाई थी, ये मैंने इसको यहीं पे समझाना बेटर समझा। इसको लेकर के सेक्शन 7.1 ए तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 7.1 ए, ये क्लॉज नया इंसर्ट हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, भले ही ये क्लॉज नया इंसर्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोविजन है, जो बातें हैं, जो कंटेंट लिखा है, ये पुराना है। ये पहले भी सप्लाई माना जाता था और पहले भी उस पर टैक्स लगता था। मैं बता देता हूँ यहाँ पे है क्या इस क्लॉज में। इसमें बोला गया सप्लाई इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स ओन मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दैट मीन्स कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई है, वो अगर अपने ही मेंबर्स के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा। एंड वाइसा वर्सा, जब ये मेंबर अपनी ही उस एओपी बीओआई के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा। अब एक बात समझना, भले ही ये सेक्शन 7.1 के क्लॉज AA में अभी इंसर्ट किया है, लेकिन ये बात पहले ही नीचे लिखी हुई थी। शेड्यूल 2 के पैरा 7 में लिखा हुआ था कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई अपने मेंबर को गुड्स देगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और उसके नीचे एक सर्कुलर डाल के बोला था कि अगर उसने मेंबर्स को कोई सर्विस दी तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब गलती यहाँ पे क्या हो गई, जो चीज़ सप्लाई है, जो ट्रांजैक्शन सप्लाई है, उसको एक्चुअली 7.1 में लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वो नीचे 7.1A क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई में था, शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 7 में था। तो गलत जगह पे लिखा हुआ था, उसकी वजह से एम्बिग्युइटी थी, कंफ्यूजन था, डाउट्स था कि भाई सप्लाई होगा भी कि नहीं होगा एंड ऑल दैट थिंग करके। तो इन्होंने अब इसको क्या कर दिया, एक तो यहाँ पे ये गड़बड़ी चल रही थी कि ये गलत जगह पे लिखा हुआ। दूसरा, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कैलकाटा क्लब केस में, और वहाँ पे ये जजमेंट एक्चुअली डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था। जजमेंट डिपार्टमेंट बोल रही है कि क्लब और उसके मेंबर्स ये सेपरेट पर्सन है और जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये सप्लाई माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो इसके अगेंस्ट था, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि क्लब और उसके मेंबर ये सेपरेट थोड़ी है, ये तो एक ही हैं, ये दोनों एक ही है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लगा के बोल दिया कि नहीं भाई, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। और कोई पर्सन अगर एक ही है तो वो खुद ही खुद को कैसे सप्लाई देगा, खुद ही खुद को गुड्स कैसे देगा, सर्विस कैसे देगा, खुद से पेमेंट कैसे लेगा? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्लब और उसके मेंबर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता, कोई सप्लाई हो ही नहीं सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अलग हो गया। अब यहाँ पे होता क्या,
इंडिया के जितने भी क्लब्स हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बेस लेकर के बोलते हैं कि हम अपने मेंबर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लग सकता। सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए इस क्लॉज को डाल के बोला नहीं भाई, अब हम जो बोल रहे हैं वो सही है और मेंबर्स और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सप्लाई माना जाएगा। क्लॉज से बड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन में इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हैं, इसमें 4 बातें हैं, 3 तुमको स्क्रीन पे दिख रही है, चौथी बातें मैं तुमको बताऊंगा। पहला पॉइंट इन्होंने नॉटविथस्टैंडिंग डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। नॉटविथस्टैंडिंग मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो अब ये क्लॉज डबल ए जो बोल रहा है वो बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे छोटी बात है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर केस लड़ेगा तो यही बोल दिया जाएगा कि भाई क्लॉज डबल ए जो बोल रहा है वो बड़ा है। इसमें बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ और एनी अदर जजमेंट ऑफ द कोर्ट, तो उसको ओवरराइड कर दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एक है एक है एक है एक है एक है, इसमें पॉइंट में एक्सप्लेनेशन में बोल दिया नहीं भाई, दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन्स। और तीसरी बात, कोई क्लब पीछे जाके बैकडेटेड केसेस में 2017, 18, 19 के केस में जाके ये ना बोल पाए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं। इन्होंने इस क्लॉज को, इस एक्सप्लेनेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट कर दिया है, इफेक्टिव कर दिया है 1/7/2017 जब से जीएसटी आया था। तो अब कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, सारे विवादों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस एक्सप्लेनेशन में सब कुछ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। चौथी बात, वो जो नीचे शेड्यूल 2 में पैरा 7 लिखा था, गलत जगह पे लिखा था, अब इन्होंने उस चीज़ को ओके कर दिया है। उस पैरा 7 के, उस शेड्यूल 2 के पैरा 7 को इन्होंने ओमिट कर दिया है, हटा दिया है, तो अब वो रेलेवेंट नहीं है, इसको 1/7/2017 से हटा दिया है। वही बात जो उस पैरा 7 में थी, अब वो एक्चुअली सेक्शन 7(1) के क्लॉज डबल ए में इन्होंने डाल के चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो अब जैसा तुमको दिख रहा है, सेक्शन 7(1) का क्लॉज डबल ए नया आ गया है और मेंबर और क्लब और उसके मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा, वाइसा वर्सा भी माना जाएगा। अब एक बात समझ लेना कि यहाँ पे जो तुमको पिंक कलर का हाईलाइट दिख रहा है, बोला मेंबर और क्लब और मेंबर के बीच का ट्रांजैक्शन या फिर वाइसा वर्सा अगर किया जा रहा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तब वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे भले ही हमें इन्होंने खाली बोला है कंसिडरेशन होता है, बिजनेस के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट बिजनेस तभी भी होगा क्योंकि अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें बोला था कि बिजनेस की डेफिनेशन में बोला इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटी बाय क्लब। तो क्लब जो भी काम करता है वो वैसे भी बिजनेस की डेफिनेशन में आता है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, भले ही स्पेसिफिकली नहीं बोला है बट वो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये सारा बातें थी सेक्शन 7(1) की क्लॉज डबल ए की, जो नया इंसर्ट हुआ इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम डाल दिया क्योंकि इस बार की नई अमेंडमेंट है। आगे देखो, जॉइंट वेंचर की बात है। जॉइंट वेंचर का एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर मैं फटाफट से तुमको बता देता हूँ। पॉइंट 1 में वही बोला है कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीवाई जैसे कोई जेवी है, वो जब अपने मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन करेगी या फिर मेंबर्स जेवी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर थर्ड केस मेंबर्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सारा ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा। दूसरी बात कैश कॉल्स को लेकर के है। कैश कॉल्स में जो मैंने ऑरेंज हाईलाइट करके लिखा है, कैश कॉल्स व्हेन इट इज़ इन द नेचर ऑफ एडवांस पेमेंट, ऐसे कैश कॉल्स ये टैक्सेबल होते हैं। जेवी अपने मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेता है और अगर वो एडवांस पेमेंट के तौर पे ले रहा है, अब होगा क्या, इसने पैसे लिए हैं, जेवी ने किसी और से सर्विसेज लेगा, गुड्स लेगा और वही सर्विसेज वो मेंबर्स को दे देगा, तो ये एक तरीके से सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो गया। जेवी ने अपने ही मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन किया है, उनको सर्विस दी, उनसे पैसे ले लिए, तो ये तरीके से सप्लाई होगा। इसीलिए कैश कॉल्स अगर एडवांस पेमेंट के नेचर में है, रेवेन्यू नेचर में है, तब वो टैक्सेबल होते हैं। लेकिन उसके नीचे मैंने ब्लू हाईलाइट में लिखा है कैश कॉल्स अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नेचर में है, तब वो चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज जस्ट ट्रांजैक्शन इन मनी। क्या कैश कॉस्ट, अब जेवी ने अपने मेंबर से कुछ कंट्रीब्यूशन लिया है, मान लो 4 मेंबर से 10-10 लाख रुपए का कैपिटल लिया है, अब जेवी का काम खत्म हो जाएगा तो जेवी कैपिटल उनको रिटर्न कर देगा, तो दिस इज जस्ट ट्रांजैक्शन इन मनी। किसी ने अपना पैसा लगाया, वापस अपना पैसा लेके चला गया, इसीलिए ये चीज़ को सप्लाई नहीं हो सकता और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये था जेवी का सर्कुलर, ये था हमारा सेक्शन 7(1) क्लॉज डबल ए, ये पूरा हुआ। अब आगे बाकी है सेक्शन 7(1) का क्लॉज बी और क्लॉज सी। अब एक बात समझना, यहाँ पे सप्लाई बोला है, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये इकलौता ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन की जरूरत है, बिजनेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और उसको कंसिडरेशन दे दिया, दैट्स इट, कोई क्वेश्चन आगे नहीं पूछेंगे, बिजनेस है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसको याद करने के लिए मैंने वहाँ पे लिखा है इसको, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था लास्ट डे पे कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन कंसिडरेशन है या नहीं है, बिजनेस वेदर और नॉट कंसिडर, तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो बस याद कर लेना इसको, इसको है तो वो 7(1)(b) में आ जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, दैट्स इट, वो सप्लाई मान लिया जाएगा 7(1)(b) में। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस का और एक ट्रांजेक्शन है जो तुमको स्क्रीन के एकदम नीचे वाले एंड पे दिख रहा है, दैट इज पैरा 4। अब यहाँ पे बोला गया पैरा 4 में ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है 7(1)(c) में, शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन में। तो इनको देखेंगे, मैं एक बार नीचे पहुंच जाऊँ पैरा 3 के बाद में तुमको पैरा 4 लाइन में करा दूंगा, तब मैं ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये वाला भी साथ में कनेक्ट करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं पैरा 7(1) का क्लॉज सी। अब यहाँ पे क्या है, 7(1)(c) में आप तभी आओगे जब कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन की गई है, उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तब आप पैरा 7(1)(c) में आना। अगर कंसिडरेशन है तब 7(1)(a) में चले जाना, 7(1)(a) में चले जाना, 7(1)(b) में चले जाना, यहाँ पे मत आना। 7(1)(c) के दरवाजे तब खुलेंगे जब कोई एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन की गई है। इसको अच्छे से समझना है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको येलो करके एकदम बोल्ड हाईलाइट किया हुआ है, अच्छे से समझना। एक एक करके देखते हैं। पैरा 1 बोलता है, इसका शेड्यूल 1 का पैरा 1 बोलता है, अगर विदाउट कंसिडरेशन आपने ये काम किया है, क्या किया है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो ऐसा ट्रांजैक्शन सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही फिर वो विदाउट कंसिडरेशन है। 7(1)(c) में पैरा 1 में वो तब आएगा जब तीनों चीजें हैं, जो ट्रांसफर किया है वो परमानेंट ट्रांसफर किया है, दूसरा जो एसेट ट्रांसफर किया है वो एक बिजनेस एसेट है, और तीसरी बात उस एसेट पे आईटीसी लिया गया था, तब अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ये सप्लाई माना जाएगा पैरा 1 में। इसको अगर तुम ऐसे देखना चाहो तो एग्जाम्स के टाइम पे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी इस टेबल के हिसाब से। विदाउट कंसिडरेशन अगर तीनों चीजें हैं तब वो सप्लाई होगा, अगर तीनों में से एक भी गड़बड़ हो गया, देखो मैंने एक एक करके बनाया है, अगर विदाउट कंसिडरेशन है, सब कुछ बराबर है, लेकिन ट्रांसफर किया है टेम्पररी ट्रांसफर, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। दूसरा, सब कुछ बराबर है लेकिन जो ट्रांसफर किया है वो एक पर्सनल एसेट है, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। एंड लास्टली, सब कुछ सही है, विदाउट कंसिडरेशन है, सब कुछ सही है, लेकिन आईटीसी नहीं लिया था, या तो अवेल नहीं किया था, या फिर आईटीसी ब्लॉक था उसके ऊपर, वट एवर इट इज, तब ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो भाई तीनों चीजें होनी चाहिए। उसके बाद एक ब्लैक हेडलाइन है, उसके बाजू में तुमको दिख रहा है, अगर कंसिडरेशन है और वो जो एसेट ट्रांसफर किया वो एक बिजनेस एसेट है, भाई तब आपको 7(1)(a) में जाना है और वो वहां पे सप्लाई कहलाया जाएगा। तब ये देखने की जरूरत नहीं है कि परमानेंट ट्रांसफर है, टेम्पररी ट्रांसफर है, या उस पर आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन है, बिजनेस है, 7(1)(a) में सप्लाई हो जाएगा। ये पैरा 1 था। उसके बाद पैरा 2 है, और पैरा 2 में आप देखोगे यहाँ पे कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन किया है दो रिलेटेड पर्सन के बीच में या फिर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब वो सप्लाई माना जाएगा। इसको याद करने के लिए अगर आपको समझना है तो BRBD बोलते हैं इसको, बिजनेस ट्रांजेक्शन दो रिलेटेड पर्सन के बीच में या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तब वो सप्लाई मान लिया जाएगा। रिलेटेड पर्सन का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक्सप्लेनेशन है नीचे, एक्सप्लेनेशन 15 तुमको दिख रही है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, इसमें कुछ 9 इन्होंने बातें बताई है, 9 बातें उन्होंने बोला है कि ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे। अब ये पूरे 9 के 9 हम रीड करेंगे जब मैं सेक्शन 15 बात करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। यहाँ पे सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बार बार पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 8 इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है। पॉइंट नंबर 3 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन है, इनके आपस में जो ट्रांजेक्शन है वो पैरा 2 में कवर हो सकते हैं अगर वो ट्रांजेक्शन किया गया है विदाउट कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे एक गिफ्ट की बात की गई है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है अप टू ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब ऐसा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक बात अच्छे से समझना, अप टू 50,000 का गिफ्ट है तब ना, तो मान लो अगर गिफ्ट दिया है 55,000 का, तब पूरा 55,000 टैक्सेबल होगा, ये अच्छे से समझना। दूसरी बात, किसी एम्प्लॉय को जुलाई में गिफ्ट दिया 30,000 रुपये का, ऑब्वियसली वो 50,000 से नीचे है तो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसी एम्प्लॉय को अब दिवाली में और एक गिफ्ट दिया, अब 45,000 का गिफ्ट दिया, अगर आइडियली देखो तो 45,000 भी 50,000 से कम है और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको देखना है 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर टोटल करें तो उस एम्प्लॉय को फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है अबाव 50,000, दैट मीन्स वो टैक्सेबल होगा। अब नवंबर में पूरा 75,000 सप्लाई माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। सो अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे छूट है अगर गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को।
उसके बाद रिलेटेड पर्सन में दूसरा यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है फैमिली, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली में 40 लोग हैं तो क्या 40 के 40 रिलेटेड होंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्यों इस टर्म से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछने को अच्छा लगता है, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। फैमिली की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई पर्सन के लिए स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये हमेशा फैमिली है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा फैमिली है। लेकिन इसके दूसरे ब्रांच ऑफ रिलेशन देखें, यहाँ पे 4 बताए हैं। पर्सन के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर, ये चारों के साथ, ये चारों अगर डिपेंडेंट है, चारों में से कोई भी अगर डिपेंडेंट है तब वो फैमिली की डेफिनेशन में आएगा। अगर डिपेंडेंट है तो, इंडिपेंडेंट है तब वो फैमिली में नहीं आएगा। तो ऐसा समझना है यहाँ पे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज ऑलवेज फैमिली, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ये अगर डिपेंडेंट है तब ये फैमिली में माने जाएंगे, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। और अगर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है तो रिलेटेड पर्सन आ जाएंगे, और अगर रिलेटेड पर्सन है तो पैरा 2 में कवर हो सकते हैं अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन किया है और वो बिजनेस में है। BRBD याद है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 रिलेटेड पर्सन के बीच में वो सप्लाई मान लिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना, इस पर अच्छे से पूरा कंट्रोल रखना। अब एक बात समझना, नीचे डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन है, क्योंकि BR के साथ में BD भी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन में किया गया तब वो सप्लाई माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक पैन पे 2 अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन हैं तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ब्रांच मुंबई में है और एक ब्रांच गुजरात में है, ऑब्वियसली एक ही पैन पे मैंने लिया है दोनों रजिस्ट्रेशन, तब ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाएंगे। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पैन है ऑब्वियसली, लेकिन उसका GST नंबर भी एक ही है, उसने महाराष्ट्र में ही 2 ही ऑफिस खोली है, एक मुंबई में और एक पूना में, लेकिन उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाए जाएंगे, ये पैरा 2 में कवर नहीं हो सकते। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन होने के लिए 2 अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन होंगे एक पैन पे, तब वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। तो ये BRBD के ट्रांजैक्शन है, जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर विदाउट कंसिडरेशन BRBD हो रहा है तब वो सप्लाई माना जाएगा पैरा 2 में। इसको अगर ऐसे कैप्चर कर सको अपने दिमाग में तो ज़्यादा अच्छे से तुमको याद हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन BR है या फिर विदाउट कंसिडरेशन BD है तब वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा पैरा 2 शेड्यूल 1 में। यहाँ पे एम्प्लॉय वाला बेनिफिट है, वो मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर तब सप्लाई नहीं होगा। ब्लैक हार्ड लाइन है और उसके बाजू में देखो, अगर कंसिडरेशन है और जो ट्रांजैक्शन किया है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तब ये सप्लाई होगा 7(1)(a) में। तब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कंसिडरेशन है, बिजनेस है, दैट्स इट, 7(1)(a) में सप्लाई हो जाएगा। तो ये पैरा 2 था। अब आगे देखते हैं पैरा 3। पैरा 3 में कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं है, आप इसको समझ सकते हो आराम से। पैरा 3 में बोला गया कि अगर विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल ने एजेंट के साथ में ट्रांजैक्शन किया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए हैं या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स दिए हैं विदाउट कंसिडरेशन, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई तभी होगा, सप्लाई तब माना जाएगा यहाँ पे अगर एजेंट ऐसा है जो अपने नाम का इनवॉइस आगे इशू करता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए, एजेंट ने आगे जब गुड्स दिए अपना इनवॉइस इशू किया, या फिर उसने किधर से गुड्स खरीद के प्रिंसिपल को दिए और इनवॉइस अपने नाम का दिया, अब ऐसे केस में प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल के बीच में जो गुड्स का ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई माना जाएगा, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन वो यहाँ पे सप्लाई होगा। देन यू हैव पैरा 4 दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैंने कहा था मैं ऊपर से कनेक्ट करा दूंगा। अब एक बार देखो ऊपर बोला क्या है, इसको होना चाहिए, इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन दिया है, दैट्स इट, वो 7(1)(b) में सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर नीचे देखें तो यहाँ पे इसको नहीं है, यहाँ पे इस ब्रो है, इस ब्रो। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ये पैरा 4 है, शेड्यूल 1 का पैरा 4 है, तो कंसिडरेशन नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, तब भी ये सप्लाई तब माना जाएगा जब ये ब्रो है, ब्रो दैट मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और दूसरा जिससे इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट किया है किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर एनी ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट विच इज आउटसाइड इंडिया, तब ये सब पैरा 4 में कहलाया जाएगा सप्लाई। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर इसको है तो ऊपर चले जाना, और इसको नहीं, इस ब्रो है तब यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे वो सप्लाई कहलाया जाएगा। सो ये ऐसे ही है, बस यार याद करने के लिए तुमको इजी तरीके से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वो उसलिए बनाया है। तो एक बार ये स्क्रीन पे देख लो, ये तुम्हारी लास्ट क्लिप, मतलब ये लास्ट सेट है समझने के लिए, उसके बाद इतना कंफ्यूजन नहीं है इसमें। पैरा 4 में विदाउट कंसिडरेशन अगर इस ब्रो है, मतलब वो बिजनेस में किया गया है और वो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है या फिर एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया, तब सप्लाई है। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गई तब वो सप्लाई नहीं होगा।
देखो विदाउट कंसिडरेशन किया है, लेकिन आपने जो इंपोर्ट किया है वो पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया है, नॉट अ सप्लाई। उसके बाद में आपने पर्सनल पर्पस, आपने इंपोर्ट किया बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन जिससे इंपोर्ट किया वो किसी अनरिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। सब कुछ होना चाहिए उसमें। और एक ब्लैक हार्ड लाइन के बाद में दिखाया मैंने कि अगर कंसिडरेशन है तब तो खेल ही खत्म है भाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कंसिडरेशन है तब 7(1)(b) में वो सप्लाई माना जाएगा, और यहाँ पे तो बिजनेस की भी जरूरत नहीं होती, बिकॉज बोला गया वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो भाई इसको होगा तो 7(1)(b) लगा देना, और इसको नहीं, इस ब्रो है तब शेड्यूल 1 का पैरा 4 लगा देना 7(1)(c) का। तो इससे तुम्हारी काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये हमने देख लिया सारी डिस्कशंस जो हमारी सेक्शन 7(1) से रिलेटेड थी। अब कुछ सर्कुलर्स हैं और उसके बाद 7(1) खत्म हो जाएगा अपना। देखो ये 3 सर्कुलर्स तुमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक है मोल्ड्स और डाइस का, दूसरा प्रिंसिपल और एजेंट का, और तीसरा प्रिंसिपल एंड डेलक्रेडर एजेंट। अब मैं तुमको यहाँ से बताता हूँ एक बार, ये सर्कुलर को यहाँ से समझने के लिए तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है मोल्ड्स और डाइस का। मोल्ड्स और डाइस इफ दे आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो मारुति करके, मारुति लिमिटेड एक OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल, और उस इक्विपमेंट में उसको एक कंपोनेंट लगता है, और उसने एक ABC मैन्युफैक्चरर से वो कंपोनेंट बनवा के ले लिया। अब वो कंपोनेंट फिट नहीं हो रहा है क्योंकि वो इक्विपमेंट की फिटिंग के हिसाब से नहीं है। तो ऐसे केस में सोल्यूशन क्या होता है, मारुति उसको मोल्ड्स और डाइस देती है, सांचा सांचा ढांचा फिटिंग के हिसाब से। वो मोल्ड्स और डाइस के हिसाब से अब कंपोनेंट बना के देगा और वो फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, मारुति ने इसको जो मोल्ड्स और डाइस फ्री में दिए, क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? क्या पैरा 2 लगा के बोल देंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 रिलेटेड पर्सन के बीच में हुआ, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुआ, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन? तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया, बोला भले ही कंसिडरेशन नहीं है, भले ही ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन मारुति और ABC दैट इज OEM एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ये रिलेटेड पर्सन नहीं है और ये डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, तो पैरा 2 इन पे नहीं लगाया जा सकता। भले ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, बट ये कंसिडरेशन, बट ये सप्लाई नहीं माना जाएगा पैरा 2 में। तो ये क्लैरिफिकेशन था। उसके बाद प्रिंसिपल और एजेंट का है, ये मैंने तुमको शेड्यूल 1 के पैरा 3 में बता दिया था कि अगर प्रिंसिपल ने ऐसे एजेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया जो अपना नाम का इनवॉइस इशू करता है, तब इसके साथ वाला ट्रांजैक्शन जो सप्लाई ऑफ गुड्स का है वो सप्लाई मान लिया जाएगा पैरा 3 में, अगर विदाउट कंसिडरेशन है। तो ये ऑलरेडी देख चुके थे। उसके बाद प्रिंसिपल और डेलक्रेडर एजेंट की बात है। अब यहाँ पे एक बात समझना, प्रिंसिपल और डेलक्रेडर एजेंट में होता क्या है। यूजुअली प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देता है और वो गुड्स आगे सप्लाई करता है कस्टमर को, लेकिन वो गुड्स कस्टमर को सप्लाई करके अपना काम करके कमीशन लेके चला जाता है, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन डेलक्रेडर एजेंट पेमेंट की भी गारंटी देता है कि भाई मैं कस्टमर से पेमेंट भी ला करके आपको दे दूंगा, गुड्स भी सप्लाई करूंगा और पेमेंट भी ला के दूंगा। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस है, 2 केसेस बताए इन्होंने। होगा क्या यहाँ पे, केस 1, प्रिंसिपल ने डेलक्रेडर एजेंट अपॉइंट किया है, और ऐसा डेलक्रेडर एजेंट जो अपने नाम का इनवॉइस नहीं इशू करता है, प्रिंसिपल के नाम का इशू करता है। 2 केसेस हैं, केस A और केस B, तो एक एक करके देखते हैं। ये ऐसा एजेंट है जो अपने नाम का इनवॉइस इशू नहीं करता है। नीचे डायग्राम देख लो, प्रिंसिपल ने उसको गुड्स दिए और डेलक्रेडर एजेंट ने आगे कस्टमर को गुड्स दिए, लेकिन प्रिंसिपल का ही इनवॉइस दिया है, प्रिंसिपल का इनवॉइस दिया है, ठीक है। अब कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा है, तो डेलक्रेडर एजेंट स्टेप 3 उसको पैसे दे देगा अपने इनवॉइस के, और प्रिंसिपल अब केस से बाहर है। अब डेलक्रेडर और एजेंट के बीच में क्या रिश्ता है, तो भाई यहाँ पे इनके लोन का रिश्ता है। डेलक्रेडर एजेंट ने उसको बस लोन दिया है, उसके बिहाफ पे किधर पैसे दे दिए, तो उसको बोलेगा अब तू मेरे लोन के पैसे दे और साथ में इंटरेस्ट भी दे दे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ सर्विस का, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो डेलक्रेडर की एजेंट की ये जो 5,000 रुपये की जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ये एग्जेम्प्ट है, इसमें GST नहीं लगेगा, क्योंकि लोन पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा केस है, उस केस में बोला गया कि डेलक्रेडर एजेंट ऐसा एजेंट है यहाँ पे जो अपने नाम का इनवॉइस देता है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे बोला प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए हैं और एजेंट ने आगे जब गुड्स दिए तो अपने नाम का इनवॉइस बनाया। देखो यहाँ पे अपने नाम का इनवॉइस बनाया। अब भले ही कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है और डेलक्रेडर एजेंट प्रिंसिपल को पैसे दे के केस से बाहर कर देगा, लेकिन ऐसे केसेस में डेलक्रेडर एजेंट और कस्टमर के बीच में एक सप्लायर रेसिपेंट का ट्रांजैक्शन हो गया है। अब ये जब अपने सप्लायर रेसिपेंट से पैसे लेगा डेलक्रेडर एजेंट, तो बोलता है इनवॉइस का मेरे को मेरा 1,20,000 दे दे और साथ में मेरे को इंटरेस्ट 5,000 रुपया दे फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये 5,000 रुपया डेलक्रेडर एजेंट के लिए ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है,
ऊपर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, देखो ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो लोन का पैसा था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आया था। यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट का रिलेशन है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, दैट इज फॉर डीलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 15(2)(d) वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर में बोला गया है कि अगर सप्लायर रेसिपिएंट से कोई पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर डीलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ये टैक्सेबल होगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा और ये टैक्सेबल होगा। इसलिए ये जो इंटरेस्ट है 5,000 का, ये टैक्सेबल है। तो बस ये दो ही डिफरेंस है इसमें, ये एक ही डिफरेंस है कि ऊपर वाले केस में डेल क्रेडिटर एजेंट के लिए इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है और यहाँ पे टैक्सेबल है, बिकॉज एज पर सेक्शन 15(2)(d) ये इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ये हमने अलग अलग देखे सर्कुलर। अब इससे रिलेटेड अब इस चैप्टर में और बाकी जो सेक्शंस है वो कवर अप कर लेते हैं। ये मैंने तुमको यहाँ पे सर्कुलर बता दिया, मोल्स डाइस का, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एंड डेल क्रेडिटर एजेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है सेक्शन 7(1)(a) क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब कोई भी सप्लाई का ट्रांजैक्शन जब सेक्शन 7(1) के हिसाब से वो सप्लाई मान लिया गया है जीएसटी में, तब उसके बाद में उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे सेक्शन 7(1)(a) में। यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन की इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं करी है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कोई एम्बिग्विटी थी, कोई कन्फ्यूजन थे, डाउट्स थे, उनकी यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करी है। शेड्यूल 2 में वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी इन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है पैरा नंबर 1, दैट इज ट्रांसफर अगर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स हो रहा है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स बट अंडर एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट, तो ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का होगा। ऐसे होते हैं हायर परचेज वाले एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट में टाइटल ऑफ द गुड्स आपका ट्रांसफर होता है अंडर एन एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी शैल ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद पैरा 2 है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। अब लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कोई टेम्पररी ट्रांसफर हो रहा है, जैसे लैंड को लीज पे दिया जा रहा है या फिर बिल्डिंग को लीज या लेट आउट कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स लैंड या बिल्डिंग के सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन होते हैं। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सारा सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अगेन नीचे लीजिंग और लेटिंग आउट बिल्डिंग की अगर है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद पैरा 3 है ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। तो ये जॉब वर्कर के केस में होता है। जॉब वर्कर क्या करता है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई करता है किसी और के गुड्स पे, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। जॉब वर्कर का जो भी काम होता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद पैरा 4 है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब यहाँ पे 3 बातें हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला वो केस है जहाँ पे अ पर्सन हु इज अ टैक्सेबल पर्सन, उसके पास जो गुड्स हैं, गुड्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, वो उसने ट्रांसफर किए हैं या डिस्पोज ऑफ किए हैं इन सच अ मैनर सो एज टू नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज बिजनेस एसेट्स। मतलब अगर उनका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले केस में है जो गुड्स उसके पास पड़े हैं, गुड्स विच आर ऑफ बिजनेस एसेट्स, वो उसने किए हैं प्राइवेट यूज़ के लिए लिया है, विच आर पुट टू प्राइवेट यूज़, या तो खुद यूज़ कर रहा है या फिर उसने किसी और को अलाउ किया है फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए, तो ये जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए, बस उनको पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करना चालू कर दिया है बिजनेस एसेट्स को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीम्ड सप्लाई का। अगर किसी के पास कोई बिजनेस एसेट्स पड़े हैं एंड नाउ दिस पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस में ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, उसके जो भी बिजनेस एसेट्स हैं दो शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिए जाएंगे और ये सारा ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा। बट यहाँ पे एक बात समझना, एक्सेप्शन में डाल के इन्होंने बोला है 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये डीम्ड सप्लाई का ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर उसने बिजनेस ट्रांसफर किया है एज अ गोइंग कंसर्न, तब यहाँ पे डीम्ड सप्लाई नहीं अप्लाई होगा। और दूसरा, अगर उसका बिजनेस कोई और चला रहा है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एंड नाउ दिस पर्सन इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केसेस में ये जो सप्लाई के ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे केसेस में जो बिजनेस ट्रांसफर किया है यहाँ पे डीम्ड सप्लाई नहीं लगेगा और यहाँ पे कोई भी सेल ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ये 2 एक्सेप्शंस हैं। इसी के साथ पैरा 4 पूरा अपना खत्म होता है। पैरा 5 में 6 ट्रांजेक्शन है, 6 अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, ये सारे सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे। एक एक करके देखते हैं। पैरा 5 का पार्ट ए है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं, मैंने इसको ब्रैकेट में बना के रखा है। पहले तो ऐसे समझो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, ये जो भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा।
और दूसरा पार्ट बोला कि कंस्ट्रक्शन अगर कॉम्प्लेक्स का हो रहा है या फिर बिल्डिंग का हो रहा है विद द इंटेंशन फॉर सेल टू अ बायर, तो ऐसे बिल्डर्स के केस में होता है, जो बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट विद द इंटेंशन टू सेल इट टू अ बायर्स, तो इन्होंने जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है ये कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। But except in those cases where the entire consideration is received after its first occupation or its issuance date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier. अगर पूरा पैसा बाद में आ रहा है तो ऐसी सेल ऑफ बिल्डिंग, ऐसे सेल ऑफ फ्लैट्स जो उस बिल्डर ने किए हैं ये सप्लाई नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे बोला सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल 3 में जाके बोल दिया कि अगर पूरा पैसा बाद में आ रहा है तो ऐसे केस में ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस डेट को याद रखना, अगर इसके पहले 1 रुपए का भी कंसिडरेशन आ गया, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पहले आता है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ फ्लैट जो भी हो रहा है ये सप्लाई माना जाएगा एज पर दिस, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होगा। नीचे कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला है, द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशंस, ऑल्ट्रेशंस, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप खाली नई बिल्डिंग बनाओ, अगर कोई एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर का अगर ऑल्ट्रेशन, एडिशन कुछ कर रहे हैं तो ये भी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। और अगेन ये जो है ये कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा। उसके बाद पैरा 5 का पार्ट सी है, जहाँ पे बोला गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अगर उसको टेम्पररी ट्रांसफर किया है ऐसे राइट्स को, या फिर परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा। देन पैरा 5 का पार्ट डी है आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। देखो आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, कस्टमाइजेशन है, ये जो सारे काम है आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन होंगे। उसके बाद पैरा 5 का पार्ट ई है अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन। तो अगर अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, और द थर्ड इज जस्ट टू टॉलरेट एन एक्ट। ये सारे अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, ये जो भी काम होते हैं ये सप्लाई ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। उसके बाद पैरा 5 का पार्ट एफ है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। ये जो ट्रांसफर ऑफ राइट किया है ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा। तो ये सारे 6 के 6 हमने देखे पैरा 5 के, ये सारे सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं। उसके बाद पैरा 6 है, और यहाँ पे बोला गया 2 कॉम्पोजिट सप्लाईज है। 2 ऐसी कॉम्पोजिट सप्लाई हैं, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं, ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। ये कॉम्पोजिट सप्लाई होती हैं, दैट मीन्स इट कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। और है, मान लो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है इमोबल प्रॉपर्टी का, और उसमें मटेरियल एंड लेबर दोनों होता है, यही उसकी खासियत है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भले ही गुड्स का प्रोपोर्शन कितना भी हो और सर्विसेज कितनी सी भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं बनता, गुड्स ज़्यादा भी होंगे तो भी ये ट्रांजेक्शन हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमोबल प्रॉपर्टी का होता है, उसकी डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऊपर से देख लेना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे वर्ड्स जो भी पॉसिबल थे सब कुछ डाल दिया इस डेफिनेशन में, रट्टा नहीं मारना, बस देख लेना। दूसरा रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग की सर्विस है। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग की सर्विस में होता क्या है, एक्चुअली जब आप टेबल पे खाना खाने बैठे हो तो आपको एक सर्विस दी जाती है, और वो सर्विस आपको टेबल पे खाना दिया जा रहा है। तो सर्विस दी गई और आपको फूड सप्लाई किया, दिस इज अ गुड्स, दीज आर गुड्स। कोई फूड दिया है या फिर कोई एनी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर एनी ड्रिंक बट अदर देन अल्कोहलिक लिकर, तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ दे रहे हैं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा। और ऐसे केस में भले ही गुड्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज भले ही इतनी सी है, उससे कुछ मतलब नहीं बनता, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग वाली सर्विस ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी। तो 2 कॉम्पोजिट सप्लाई इन्होंने बताई है, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी रेस्टोरेंट वाली सर्विस। ये सर्विसेज हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी, ये ट्रांजेक्शन हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी, सॉरी। उसके बाद पैरा 7 है, और उस पैरा 7 में इन्होंने बोला है, पैरा 7 को एक्चुअली ओमिट कर दिया है, ये मैंने ऊपर बताया था तुमको सेक्शन 7(1) के टाइम पे, वहाँ पे इसकी जगह पे अब क्लॉज AA इंसर्ट हो गया है और शेड्यूल 2 का पैरा 7 ओमिट कर दिया गया है। तो अब जब भी आपको कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दिखेगा जो अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI के और उसके मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन के लिए वो सप्लाई तो माना जाएगा, लेकिन आप रेफरेंस देना ऊपर सेक्शन 7(1) का क्लॉज AA। अब इसका रेफरेंस मत देना, दिस इज नॉट रेलेवेंट, इसको ओमिट कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली 1/7/2017 से। ये सारा शेड्यूल 2 के सारे पैरा खत्म होते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई वाली सारी बातें हो गई। अब नीचे दिख रहे हो तुम, दैट इज सेक्शन 7(2), ये है नेगेटिव लिस्ट। सेक्शन 7(2) नेगेटिव लिस्ट है, इसको नॉन सप्लाईज भी बोलते हैं अंडर GST। अब सेक्शन 7(2) में वो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। सेक्शन 7(1) जो हमने देखा था वहाँ पे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन सप्लाई माने जाते हैं, लेकिन 7(2) वाली एक्टिविटीज और वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी।
इसको इन्होंने 3 अलग तरीके से बताया है। एक जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेक्शन 7.2 का क्लॉज ए है, इसमें शेड्यूल 3 में वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन हैं जो सप्लाई नहीं है। उसके बाद सेक्शन 7.2 का क्लॉज बी है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन ला के बताया कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन है वो भी सप्लाई नहीं है। एंड लास्टली देयर आर सम सर्कुलर्स, और उन सर्कुलर्स में भी कुछ एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन ऐसे बताए हैं जो सप्लाई नहीं माने जाएंगे अंडर जीएसटी। तो इनको एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 7.2 के क्लॉज ए से। यहाँ पे जैसा तुमको दिख रहा है शेड्यूल 3 है, उसमें वो लिस्ट और एक्टिविटीज़ है जो सप्लाई नहीं है। एक एक करके देखते हैं। शेड्यूल 3 का पहला पैरा है, पैरा 1, दैट इज सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दी है इन द कोर्स और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये सर्विसेज सप्लाई नहीं मानी जाएगी अंडर जीएसटी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलेटेड है। यहाँ पे एक डायरेक्टर को लेकर इन्होंने सर्कुलर बताया है कि डायरेक्टर की सर्विसेज क्या होगी, वो सप्लाई मानी जाएगी या नहीं। तो वो सर्कुलर मैं तुमको जब नीचे सेक्शन 7.2 का सर्कुलर्स करूंगा तब मैं तुमको बता दूंगा। उसके बाद पैरा 2 है। पैरा 2 में बोला कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जो भी सर्विसेज होती हैं ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी अंडर जीएसटी। यहाँ पे भी एक सर्कुलर है सीडीआरसी का, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये कमीशन की जो भी सर्विसेज होती हैं ये सप्लाई मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी, वो भी अपन नीचे देखेंगे जब सर्कुलर करेंगे। पैरा 3 है, और पैरा 3 में 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पैरा 3 का पार्ट ए बोलता है कि फंक्शंस विच इज परफॉर्म बाय एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज या फिर मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, इनके जो भी फंक्शंस होते हैं ये जीएसटी में सप्लाई ही नहीं माने जाएंगे। पैरा 3 का पार्ट बी बोलता है कि ड्यूटीज विच इज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु इज होल्डिंग एनी पोस्ट विच पोस्ट इज इन परजुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई प्रोविजन के तहत कोई पोस्ट है, उस पोस्ट पे अगर कोई पर्सन बैठा है उसकी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो सप्लाई नहीं मानी जाती। ऐसी पोस्ट है फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो भी पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इस पर जो भी पर्सन अपनी ड्यूटीज़ देगा ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। उसके बाद पैरा 3 का पार्ट सी है, ड्यूटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर ऑफ एनी बॉडी विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी इस बॉडी को, और इस बॉडी पे जो चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर बैठे हैं इनके फंक्शंस को सप्लाई नहीं माना जाएगा, इनकी ड्यूटीज़ को सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर एक बॉडी उन्होंने बताई है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो भी बॉडीज़ हैं इस पर चेयरपर्सन, मेंबर्स, डायरेक्टर्स की सर्विसेज सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद पैरा 4 है, और पैरा 4 में है डिसीज्ड पर्सन से रिलेटेड सर्विसेज, services of funeral, burial, crematorium, mortuary, including services of transportation of deceased, ये सारी सर्विसेज, ये अंतिम सेवा सप्लाई नहीं मानी जाएगी अंडर जीएसटी। देन एज यू कैन सी पैरा 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है। इसमें बोला गया दो बातें। एक इन्होंने बोला सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड सप्लाई नहीं मानी जाएगी अंडर जीएसटी। और उसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ बिल्डिंग भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी बट सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। दैट सिंपली मीन्स शेड्यूल 2 के पैरा 5B में जो लिखा है वो सप्लाई है, वो सप्लाई है। उसके अलावा जो भी सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ फ्लैट है, वो यहाँ पे आ जाएंगे और वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। यही वही उसी तरीके से बताता हूँ। अगर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, इसके बाद में पूरा कंसिडरेशन आ रहा है, इंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर दिस डेट, तो ऐसी सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फ्लैट्स यहाँ पे सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी पहले आ गया, 1 रुपया भी पहले आ गया, तो ये सेल ऑफ फ्लैट्स, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सप्लाई माने जाएंगे एज पर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 जो हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है टेनेंसी राइट्स का सर्कुलर। अगेन ये सर्कुलर मैं तुमको नीचे कराऊंगा जब मैं सारे सर्कुलर्स कवर अप करवा रहा हूँ। देन एज यू कैन सी यहाँ पे पैरा 6 है और उसमें एक्शनेबल क्लेम्स है। तो एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई नहीं माने जाते बट अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो लॉटरी हो, बेटिंग हो, गैम्बलिंग हो, ये चीज़ें सप्लाई मानी जाती है। इन पे जीएसटी बिल्कुल लगता है, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सप्लाई माना जाता है। देन एज यू कैन सी पैरा 7 है और पैरा 7 में इन्होंने आउट एंड आउट सप्लाईज बताई है। आउट ऑफ इंडिया से अगर गुड्स मूव हो रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ही इंडिया में बैठे बैठे ऐसा सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन किया कि वो गुड्स मूव हुए फ्रॉम दुबई टू मस्कत और वो गुड्स इंडिया में आए नहीं, तो ये सप्लाई, ये ट्रांजैक्शन जो है ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। देन पैरा 8 है और इस पैरा 8 में इन्होंने
कस्टम से रिलेटेड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ बताए हैं, इन्होंने सप्लाईज बताई है जो सप्लाईज नहीं मानी जाएंगी ट्रांजेक्शन्स। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जब गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़े हैं और उस वेयरहाउस से अगर उन गुड्स को सेल किया जाता है, उनका सप्लाई किया जाता है, तो जीएसटी के रिस्पेक्ट में वो जीएसटी में सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर वो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन बेचे जा रहे हैं। और दूसरा उस पैरा 8 का पार्ट भी बोलता है कि बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर उन गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन होता है व्हेन दोज गुड्स आर इन हाई सीज, दैट मीन्स पोर्ट ऑफ ओरिजिन से निकले हैं लेकिन पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे अब तक पहुंचे नहीं है, वो अभी भी हाई सीज में है, तो ऐसे गुड्स का जब ट्रांजेक्शन होगा वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसा ट्रांजेक्शन होता कैसे मैं बताता हूँ। भले ही गुड्स मेरे पास नहीं आए लेकिन गुड्स की टाइटल मेरे पास में है, तो वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स में एंडोर्स कर देता हूँ, ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब उस पर्सन ने भी उस टाइटल डॉक्यूमेंट्स को किसी और को एंडोर्स कर दिया, उसने किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स है ये जीएसटी के लिए सप्लाई नहीं माने जाएंगे अगर ये बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन किए जा रहे हैं। तो ये 8 पैरा थे शेड्यूल 3 के, इनमें जो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स हमने देखे ये सप्लाई नहीं माने जाते अंडर जीएसटी। उसके बाद सेक्शन 7(2) का क्लॉज भी है और इसमें बोला गया नोटिफिकेशन लाके कि ये जो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स हैं ये सप्लाई भी नहीं मानी जाए, ये भी सप्लाई नहीं मानी जाएंगी अंडर जीएसटी। पहला है एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस। देखो, पंचायत के फंक्शंस आर्टिकल 243G में लिखे हुए हैं और म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस आर्टिकल 243W में लिखे हुए हैं। अब ये जो भी फंक्शंस अगर परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ये फंक्शंस परफॉर्म कर रही है हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है ये सप्लाई नहीं माना जाएगा अंडर जीएसटी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा है ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। अब ये पावर है, ये लिकर लाइसेंस देने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो स्टेट गवर्नमेंट जब ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस करती है ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा अंडर जीएसटी। इस लाइसेंस के लिए जो भी फी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और इन्होंने नीचे एक नोट डाल के, एक सर्कुलर डाल के क्लैरिफाई कर दिया कि ये एकलौता ऐसा लाइसेंस है जो गवर्नमेंट इशू करती है जिसको सप्लाई नहीं माना जाता, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा अगर कोई वो लाइसेंस इशू कर रहे हैं तो उस लाइसेंस को सप्लाई माना जाएगा, उस इशूइंग ऑफ लाइसेंस की सर्विस को सप्लाई माना जाएगा, और अगर हम लाइसेंस फी पे करते हैं तो उस पर बिल्कुल जीएसटी लगेगा। तो ये एकलौता लाइसेंस है अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ये सप्लाई नहीं है। फिर कुछ सर्कुलर्स हैं, उन सर्कुलर्स में बताया कि ये एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। पहला है सीडीआरसी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाला सर्कुलर। पैरा 2 में ऊपर हमने देखा था कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जो सर्विसेज होती हैं वो सप्लाई नहीं मानी जाती, लेकिन सीडीआरसी का क्या? सीडीआरसी इज एक्चुअली नॉट ट्राइब्यूनल, बिकॉज सीडीआरसी ट्राइब्यूनल की तरह आर्टिकल 323B में वो सेटअप नहीं हुई है, तो वो ऑफिशियली और लिटरली तो वो ट्राइब्यूनल नहीं है। लेकिन क्लैरिफिकेशन में बोला भले ही वो ट्राइब्यूनल नहीं है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस एक ट्राइब्यूनल की तरह ही हैं, इसीलिए सीडीआरसी जब भी लिटिगेंट्स के ऊपर कोई फीस चार्ज करती है उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर इस सीडीआरसी ने कोई पेनल्टी इंपोज करी उस पेनल्टी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सीडीआरसी के रिस्पेक्ट में है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो डायरेक्टर से रिलेटेड है। पैरा 1 में अपने हमने देखा था शेड्यूल 3 में कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने ही एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो सर्विस उसने दी ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी पैरा 1 के हिसाब से। अब डायरेक्टर का क्या? तो डायरेक्टर में यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन लाया है और 2 केसेस बताए हैं, केस ए और केस बी। पहले आप केस ए खाली उस पर फोकस करो। केस ए में बोला गया कि अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, तो ऐसे केस में ये जो भी सर्विस देगा वो थोड़ी ना कोई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ही नहीं है, तो ये जो भी सर्विस देगा ये सप्लाई भी है, ये टैक्सेबल भी है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे टैक्स लगता है रिवर्स चार्ज में, और वो जो कंपनी है, जो रेसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, उसी को टैक्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। फिर उसके बाद केस बी है, और केस बी में बोला गया कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, वो एक्चुअली कंपनी का एम्प्लॉय है जैसे फुल टाइम डायरेक्टर की तरह, और वो जब अपनी सर्विसेज देगा तो क्या उसको सप्लाई मान लिया जाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करके बताया 2 बातें। बोला एम्प्लॉय डायरेक्टर भी कंपनी को 2 तरीके की सर्विस देता है, एक होती है टाइप 1 वाली सर्विस और दूसरी होती है टाइप 2। टाइप 1 वाली सर्विस जब इसने दी कंपनी को और कंपनी ने उसको रिकॉर्ड्स किया बुक्स में एज सैलरी, और कंपनी ने जब उसको पेमेंट दिया उस पर टीडीएस काटा अंडर सेक्शन 192, तो ये ट्रांजैक्शन, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सैलरी वाला है, इनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, और इसने जो सर्विस दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी, ये पैरा 1 वाली सर्विस है और इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा।
लेकिन यही एम्प्लॉय डायरेक्टर टाइप 2 की सर्विस देता है। वो ऐसी सर्विसेज है जब ये कंपनी को देता है, कंपनी उसको बुक्स में रिकॉर्ड करती है अदर देन सैलरीज, और कंपनी जब उसको पेमेंट देती है टीडीएस काटती है अंडर सेक्शन 194J। तो ये जो टाइप 2 वाली सर्विस है ये सप्लाई मानी जाएगी, ये पैरा 1 में नहीं आती, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन वाली सर्विस नहीं है, इट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अदर सर्विसेज है। तो ये सप्लाई मानी जाती है, टैक्सेबल भी होती है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, और वो जो रेसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है वही टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। अभी हमने सारे प्रोविजंस देखे, यहाँ पे डायरेक्टर से रिलेटेड सारी बातें थी। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से देखना और याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एक सर्कुलर है यहाँ पे टेनेंसी राइट्स को लेकर के। अब मैं इसका रेफरेंस तुमको बताऊं, पैरा 5 शेड्यूल 3 का है, वो सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग के बारे में। तो इन्होंने पहली ही बात में बोल दिया कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, ये सेल ऑफ लैंड भी नहीं है, ये सेल ऑफ बिल्डिंग भी नहीं है, उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स इज टैक्सेबल, ये सप्लाई भी है और ये टैक्सेबल है। नीचे इन्होंने पॉइंट 1, 2, 3 दिया है। पॉइंट 1 और 2 में इन्होंने बताया कि ये टैक्सेबल होगा, और पॉइंट 3 में इन्होंने एक केस बताया जहाँ पे ये एग्जेम्प्ट होगा ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स। अब इसको पढ़ने से पहले मैं 1 मिनट खाली समझूं यहाँ पे होता क्या है। जो टेनेंट है, लैंडलॉर्ड ने इसको कोई प्रॉपर्टी दी है एज अ रेंट पे, और इसने वाइल ऑक्यूपाइंग दैट प्रॉपर्टी एज अ टेनेंट, इसने कुछ टेनेंसी राइट्स एक्वायर कर लिए। अब इसके पास में टेनेंसी राइट्स है। अब ये प्रॉपर्टी जब भी खाली करता है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि मैं टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफर करूंगा, मुझे टेनेंसी प्रीमियम देना, और तब मैं इस प्रॉपर्टी को खाली करूंगा। तो अब इस टेनेंट के लिए ये सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, और ये टैक्सेबल भी होती है। पॉइंट 1 में बोला है कि अगर इस टेनेंट ने किसी इनकमिंग टेनेंट से, जो नया आ रहा है, उसको बोला मैं टेनेंसी राइट तुझे देता हूँ, तू मुझे टेनेंसी प्रीमियम दे, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है और ये टैक्सेबल होगा। दी अदर वे अराउंड, अगर इस टेनेंट ने अपने ही लैंडलॉर्ड को पकड़ा और पॉइंट नंबर 2 में बोला लैंडलॉर्ड को कि मैं अपने टेनेंसी राइट्स अब सरेंडर कर देता हूं और आप मुझे टेनेंसी प्रीमियम देना, तो ये भी ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा और ये टैक्सेबल होगा, फिर चाहे वो इनकमिंग टेनेंट के साथ करे या लैंडलॉर्ड के साथ में। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्लेरिफाई करके बताया कि अगर लैंडलॉर्ड ने एक ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है विच इज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर यूज एज रेजिडेंशियल पर्पज, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये रेंटिंग का ट्रांजैक्शन तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। तो इसीलिए बोला ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स का ट्रांजैक्शन है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हमने देखा ये टेनेंसी राइट्स को लेकर के जो ट्रांसफर का था। अब देखते हैं आगे, दैट इज इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस। अब होता क्या है यहाँ पे मैं बताऊं तुमको, एक पैन पे अगर दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ब्रांच मुंबई में और एक ब्रांच गुजरात में है, और मुंबई गुजरात के बीच में यहाँ पे मोड ऑफ कन्वेंस मूवमेंट होती है। एक ट्रक जाती है, मूवमेंट होके वापस आ जाती है, एक बस जाती है, पैसेंजर जाते हैं उसमें और वो पैसेंजर ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मोड ऑफ कन्वेंस, इट इज जस्ट मूवमेंट, वो हर 1-2 दिन में मूवमेंट होती रहती है। तो ये सप्लाई थोड़ी मानेंगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मुंबई ने गुजरात को ट्रक ही दे दिया या फिर गुजरात ने मुंबई को एयरक्राफ्ट दे दिया, मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला कि पॉइंट 1 में यही बोला, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में फॉर कैरिंग गुड्स या फिर पैसेंजर्स या फिर फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कि भाई मुंबई से गुजरात गई है, रिपेयर्स होकर वापस आ जाएगी, तो ये दोनों केसेस में ये मूवमेंट को सप्लाई नहीं माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन नीचे दो बातें हैं उस ऑरेंज पॉइंट में मैंने लिखा है कि यहाँ पे बोला हम लोग टैक्स लगा देंगे, इसको हम लोग टैक्स लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में बोला कि अगर मुंबई ने गुजरात को मूवमेंट कराया है चलेगा फॉर वैलिड रीजंस, लेकिन अगर वहां से फर्दर सप्लाई होने वाला है गुजरात से, तो वो फर्दर सप्लाई तो गुजरात के लिए टैक्सेबल है, लेकिन ये मुंबई टू गुजरात का जो मूवमेंट हुआ इसको भी आप सप्लाई मानेंगे और इस पे भी टैक्स लगेगा, ये मुंबई के लिए सप्लाई का ट्रांजेक्शन माना जाएगा। या फिर नीचे एक बताया इन्होंने कि अगर मूवमेंट हो रहा है रिपेयर्स के लिए तब तो ठीक है, सप्लाई नहीं है, मूवमेंट पे सप्लाई नहीं लगेगा, लेकिन जो रिपेयर्स हुए गुजरात में, उसमें जो रिपेयर्स हुए उस रिपेयर्स की वैल्यू को सप्लाई मान लेंगे और उस पर टैक्स लगेगा। ये था प्रोविजन सर्कुलर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस से रिलेटेड। अब सिमिलर प्रोविजन, सिमिलर सर्कुलर नीचे आया था इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स या फिर ऑल गुड्स ऑन व्हील्स को लेकर के, दैट इज क्रेन्स को लेकर के। मुटेंटिस मुटेंडिस बोला कि अगर एक मुंबई ब्रांच गुजरात ब्रांच को रिग्स का मूवमेंट करा रही है या फिर क्रेन का मूवमेंट करा रही है, तो ये मूवमेंट को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। बट दो केसेस में, अगर यहाँ पे मूवमेंट होके वहाँ पे गुजरात से फर्दर सप्लाई हो रहा है तो इस मूवमेंट को भी हम टैक्स लगा देंगे, सप्लाई मान के उसको टैक्स लगा देंगे। और दूसरा, अगर यहाँ पे रिग्स और क्रेन्स वहाँ पे रिपेयर्स हो रहे हैं तो मूवमेंट को सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन उस रिपेयर्स की वैल्यू पे हम लोग सप्लाई मान के टैक्स लगा देंगे।
तो ये हमने देखे सारे सर्कुलर्स, ये सेक्शन 7(2) से रिलेटेड थे। इनमें बताया कि कौन सी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हमने देखा सर्कुलर, इसके पहले देखा था नोटिफिकेशन और उसके पहले देखा था शेड्यूल 3। ये सारी चीज़ें खत्म करके अब देखते हैं आगे सेक्शन 7(3). हालांकि सेक्शन 7(3) अभी काम का नहीं है, इसको कट कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन लाने का पावर है, लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन लाया नहीं है, तो सेक्शन 7(3) अब तक वैलिड नहीं है। उसके बाद सेक्शन 8 है और इस सेक्शन 8 में बात की गई है कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाईज की। इसका पहला पॉइंट है सेक्शन 8A कॉम्पोजिट सप्लाईज के बारे में। पॉइंट 1 में है कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन। तो बोला कोई भी सप्लाई का ट्रांजैक्शन वो कॉम्पोजिट सप्लाई तब माना जाएगा जब उसमें ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों बातें हैं। उस सप्लाई के ट्रांजैक्शन में इट कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, दूसरा इट इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड तीसरा वन ऑफ दीज टैक्सेबल सप्लाईज इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन होगा जिसमें ये तीनों बातें हैं, ये कंपोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार खरीद रहा है, उस कार के साथ में कार की एसेसरीज भी मिल रही है और कार की इंश्योरेंस भी करवा रहा है उस डीलर ने, तो ये कंपोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन है। दिस कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। यस, इट इज़ नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है। यहाँ पे कार जो है, कार इज द प्रिंसिपल सप्लाई, और जो कार की इंश्योरेंस और एसेसरी है ये एंसिलरी है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 में बोला कि एक कंपोजिट सप्लाई में एक ऐसा सप्लाई का एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, और उसकी बाकी की जो सप्लाईज हैं वो एक तरीके से एंसिलरी हैं। तो ये जो मेन वाला एलिमेंट है ये प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में कंपोजिट सप्लाई को लेके कुछ जनरल बात बताई है। इन्होंने बोला अगर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स को बंडल करते हैं, दीज आर बंडल्ड ओइंग टू द नेचुरल नेसेसिटीज़। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन सप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, बाकी सारी सप्लाई इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसा जो भी ट्रांजेक्शन होता है ये कंपोजिट सप्लाई का ट्रांजेक्शन होगा। इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, तो कंपोजिट सप्लाई के लिए इन्होंने बताया कंपोजिट सप्लाई का जो पूरा एलिमेंट होता है वो माना जाता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का ही इन्होंने सप्लाई किया गया है। फॉर एग्जांपल, ये जो कार का ट्रांजैक्शन था, तो ये पूरा सप्लाई मान लिया जाता है कि कार की सप्लाई हुई है, और फिर इस पे जो टैक्स रेट लगता है इस पूरी कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू पे वो कार का टैक्स रेट ही लगेगा। तो आपको अगर एग्जाम में कार की एसेसरीज या कार की इंश्योरेंस का टैक्स रेट दिया है तो उसको इग्नोर कर देना, इस पूरी कंपोजिट वैल्यू पे उस कार का टैक्स रेट, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट ही लगता है। एक एग्जाम्पल है, वो सी इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। बोला कि अगर कोई टीवी खरीद रहा है और उस टीवी के साथ में कुछ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक तरीके से कंपोजिट सप्लाई है, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। दूसरी बात, ये नेचुरली बंडल्ड है, और तीसरी बात, यहाँ पे टीवी जो है वो एक प्रिंसिपल सप्लाई है, और वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये एक तरीके से एंसिलरी सप्लाई होगा। उसके बाद मिक्स सप्लाई के बारे में बताया। मिक्स सप्लाई सेक्शन 8B में लिखा है। इसका पहला पॉइंट है इफ वेर 2 और मोर इंडिपेंडेंट सप्लाईज आर सप्लाइड इन कंजंक्शन टू ईच अदर, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को साथ में सप्लाई किया। और दूसरी बात, अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया है एंड इट डजंट इवन कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है ये मिक्स सप्लाई के ट्रांजैक्शन होंगे। देखो, दोनों इंडिपेंडेंट है, उनको साथ में सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कर भी रहे हैं तभी भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। गुनाह तब हो जाता है जब इसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया है, इट डजंट इवन कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, तो उसको सिंगल प्राइस क्यों चार्ज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हो और आपने टीवी लिया है और टीवी के साथ में गीज़र लिया है, टीवी 20,000 रुपये की है, गीज़र 10,000 रुपये का है, चलेगा। भले ही वो आपको साथ में दे रहा है, चलेगा। भले ही वो एक ही इनवॉइस दे रहा है, चलेगा। तो प्रॉब्लम तब आती है जब उसने आपको अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया। अगर उसने बोला कि आप टीवी और गीज़र साथ में लेंगे तो हम दोनों के लिए आपको 25,000 रुपये चार्ज करेंगे और इनवॉइस बनाया, तब ये मिक्स सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर अलग अलग प्राइस दिए आपको तो वो मिक्स सप्लाई नहीं होता, सिंगल प्राइस होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि ये इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं, इनको अलग सेल कर सकते हैं, तो एक दूसरे को ये डिपेंडेंट नहीं है, इनको साथ में क्यों बेचा। दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पॉइंट 3 है उसकी टैक्स लायबिलिटी। मिक्स सप्लाई के केस में टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, तो ये जो भी सप्लाई किया है मिक्स बना के, ये पूरी सप्लाई मान ली जाएगी उस हाईएस्ट टैक्स रेट की। इसमें से जो भी एलिमेंट ऐसा है जिस पे हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है, मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई किया गया है, और फिर उस पूरी मिक्स सप्लाई की वैल्यू पे ये हाईएस्ट टैक्स रेट लगा दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी का, मिक्स सप्लाई का। उसके नीचे एक एग्जाम्पल है, वो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। बोला कि अगर एक पैकेज बना के सेल कर रहे हैं, उस पैकेज में अलग अलग चीज़ें डाल दी हैं, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, एरेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, तो ये सब चीज़ का पैकेज बनाया है, जबकि ये इंडिपेंडेंट सप्लाईज है।
लेकिन गुनाह तब हो जाता है जब इसको सप्लाई करते वक्त उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया, तब ये चीज़ मिक्स सप्लाई मान ली जाएगी और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। उसके बाद कुछ सर्कुलर्स हैं, जैसा तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एक करके देखते हैं। ये सेक्शन 8 से रिलेटेड सर्कुलर्स हैं जो हमने देखा कॉम्पोजिट सप्लाई से रिलेटेड या फिर मिक्स सप्लाई से रिलेटेड। पहला है जीटीए की सर्विस। यहाँ पे क्लियर किया कि जीटीए की सर्विस इज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इट इज नॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये कि जीटीए खाली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम नहीं करता है, वो बाकी और भी काम करता है। वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ में लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, ऐसे और भी काम करता है। तो जीटीए की ये सारी सर्विसेज कॉम्पोजिट सप्लाई होती है। इन्होंने दो केसेस बनाए हैं। केस ए में बोला कि जीटीए ने जब ये सारी सर्विसेज दी है एक तरीके से साथ में दी है और उसके लिए एक ही अमाउंट चार्ज किया, एक ही इनवॉइस दिया, तो दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और इस पूरी वैल्यू पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की रेट लगा दोगे। फॉर एग्जांपल जीटीए को अप्रोच किया मैंने और मैंने बोला मेरे को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं और कुछ सर्विसेज हैं लोडिंग अनलोडिंग की, आप कर देंगे? बोला कर देंगे, 50,000 रुपये मिलेगा, 50,000 रुपये देना, सब कुछ काम कर देंगे। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, वो मुझको लोडिंग अनलोडिंग सब करके देगा और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ही टैक्स रेट लगाया जाएगा। बट केस बी में जब मैंने उसको वापस उस जीटीए को अप्रोच किया, उसने बोला नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए 45,000 लगेंगे और ये जो आप बाकी के काम बोल रहे हो इसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग सारे काम के। अब जीटीए क्लियरली इन दोनों चीज़ों को अलग दे रहा है, अलग सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए अब जीटीए भले दो अलग इनवॉइस इशू करे या एक ही इनवॉइस दे, लेकिन अब ये सेपरेट, दी सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाईज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का 45,000, उस पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का टैक्स रेट, और उसी इनवॉइस में अगर वो बता रहा है या अलग में बता रहा है तो अदर सप्लाईज का जो 5,000 है उस पर अदर सप्लाईज का टैक्स रेट लगेगा। इस केस में ये कॉम्पोजिट नहीं मानी जाएंगी, ये अलग सप्लाईज होंगी। तो ये हमने देखा जीटी को लेकर के यहाँ पे का कंफ्यूजन था। उसके बाद एक प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इन्होंने क्लैरिफिकेशन लाया। दो अलग केसेस हैं। पहला केस है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो मान लो कोई पब्लिशर है, उसको कोई बुक प्रिंट करानी है, उसके पास सॉफ्ट कॉपी है, वो एक प्रिंटर को अप्रोच करता है और उस प्रिंटर को बोलता है मेरे को आप प्रिंटिंग की सर्विस दीजिए, आप मेरे को ये मटेरियल प्रिंट करके दीजिए। तो ये प्रिंटिंग की सर्विस है, इसके लिए वो कंसिडरेशन देगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है। अब गड़बड़ कब हो जाती है, जब प्रिंटर बोलता है मैं अपना ही पेपर यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये जो सेल ऑफ गुड्स भी माना जाएगा, तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक बात समझना, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो प्रिंटिंग की सर्विस है। प्रिंटिंग की सर्विस मेन काम है। उसने जो सेल ऑफ पेपर किया है, जो बुक सप्लाई करी है, वो एक यहाँ पे एंसिलरी एलिमेंट है। इट इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, बट यहाँ पे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्रिंटिंग की सर्विस है, ये कॉम्पोजिट है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद केस बी में बोला अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, तब उसके केस में क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करके बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ताज होटल है, उसने किसी ट्रेडर को अप्रोच किया और ट्रेडर को बोला कि आप हमको हमारे होटल के लिए टिश्यू दे दो, नैपकिन दे दो या फिर एनवेलप्स दे दो। तो ऐसे केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है। लेकिन अब अगर ताज होटल ने यहाँ पे एक कंडीशन रखी कि उस नैपकिन पे, उस टिश्यू पे, उस एनवलप पे एक हमारा लोगो प्रिंट करके दे दो, ये सर्विस इतनी सी करके दे दो, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स है वो मेजर पार्ट है, मेजर तो ये टिश्यू सप्लाई कर रहा है, एनवलप सप्लाई कर रहा है, तो ये मेजर एलिमेंट है। और जो लोगो प्रिंट करने की सर्विस है वो बहुत छोटा सा एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा और ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन माना जाएगा। देन एज यू कैन सी यहाँ पे सप्लाई ऑफ बुक्स का एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया। बोला अगर कोई सप्लाई ऑफ बुक्स कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा अगर इस सप्लायर के पास में वो गुड्स ओन भी करता है, वो बुक्स को ओन भी करता है और उन बुक्स को सेल करने का उसके पास राइट्स है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग है। देखो यहाँ पे केस टू केस डिटरमाइन होगा। होता क्या है मैं तुमको जनरली ब्रीफ में बता दूँ। बस होती है, उस बस की चेसी होती है और उस पर आगे ड्राइवर के बैठने की जगह है और टायर्स है। बस को बनाया नहीं गया, यहाँ पे कोई एसी नहीं है, कोई चेयर्स नहीं है, कोई रूफ नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे केस में जो बस खरीदता है ऐसी बस को, वो एक जॉब वर्कर को देता है और बोलता है मेरे को अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बस को बना के दे दो, उसमें एसी और रूफिंग्स लगा दो, सब कुछ लगा दो। तो ये एक्चुअली जॉब वर्कर का काम है, वो किसी और के गुड्स पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन होगा। बट अगेन कॉन्ट्रैक्ट केस टू केस डिपेंड होता है, पार्टी टू पार्टी डिपेंड होता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि उसमें गुड्स कितना लग रहा है और सर्विसेज कितनी लग रही है। देन रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का एक काम है। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स के केस में सर्कुलर में बताया कि यहाँ पे होता क्या है। देखो कार के जो टायर ओवर यूज हो जाते हैं वो घिस जाते हैं और उन टायर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब ये जो घिसे हुए टायर्स हैं जो घिस गए पूरे,
उसको एक ट्रेडर ले लेता है और एक जॉब वर्कर को देता है और बोलता है इस टायर्स को वापस से नया बना दो, तो इस पर एक पतली रबर की शीट लगती है और प्रोसेसिंग का काम होता है। पॉइंट नंबर 1 में बोला कि ये जो जॉब वर्कर ये काम करता है, किसी के गुड्स लेके टायर लेके प्रोसेसिंग करता है, ये एक्चुअली सप्लाई ऑफ सर्विस का काम है। यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा होता है और जो रबर यूज़ होता है वो एक पतला सा रबर की शीट होती है। तो यहाँ पे सर्विस ज़्यादा है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ज़्यादा है, और जो रबर यूज़ किया है वो छोटा सा है। तो ये कॉम्पोजिट ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। बट इसी में दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर इस वापस जॉब वर्कर ने उस ट्रेडर को बना के दे दिया, अब वो ट्रेडर सप्लाई कर रहा है रीट्रेडेड टायर्स, तो ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि ट्रेडर वहाँ पे कोई सर्विस कर ही नहीं रहा है, बस वो रीट्रेडेड टायर्स को सेल कर रहा है। तो ये था रीट्रेडेड टायर्स के लेकर के। बाद में कार सर्विसिंग को है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बोला ये फैक्ट्स और केस टू केस डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है, कोई अभी जो सर्विस सेंटर होते हैं, कोई कार में काम ज़्यादा होता है, लेबर ज़्यादा होता है, कोई कार में स्पेयर पार्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें क्या कंपोजिट सप्लाई में क्या मेजर एलिमेंट है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, वो डिपेंड करता है कार टू कार, एक्सीडेंट टू एक्सीडेंट डिपेंड करता है कि उसमें क्या काम है। तो वो देखेंगे उसमें केस टू केस। इससे रिलेटेड यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड सारे सर्कुलर्स अब खत्म होते हैं। इस चैप्टर में हार्डली अब नेक्स्ट 5 मिनट का काम बचा है। ये जो सर्कुलर्स हैं ये 1 पेज का काम है, बस दैट्स इट। यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये 16 पेज नंबर पे। अब ये जो सर्कुलर तुमको दिख रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पे कहीं पे भी फिट नहीं हो पा रहे थे, बट सप्लाई से रिलेटेड है, तो इनको यहाँ पे मैंने बता दिया है। पहले बोला है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो देखो, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में कोई यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड गुड्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, तो ऐसे गुड्स जब गवर्नमेंट सप्लाई करती है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है और ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सिक्योरिटीज लेंडिंग करना इज जस्ट टेम्पररी ट्रांसफर, वो एक एक्टिविटी है इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज, ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि लेंडिंग की जो एक्टिविटी है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये सप्लाई मानी जाएगी। अब यहाँ पे 2 टैक्सेबिलिटीज है। एक तो है वो लेंडर के ऊपर, वो लेंडर ने सर्विसेज सिक्योरिटीज लेंडिंग की है और बदले में बोरोवर से उसको लेंडिंग फी मिलती है, तो लेंडर के लिए ये सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, ये टैक्सेबल भी है। और इस पे जो टैक्स लगेगा वो आरसीएम में लगेगा। 1 अक्टूबर से बोला बोरोवर को ही आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट उसी में पॉइंट 2 है, जहाँ पे बोला गया कि ये जो स्कीम है, ये सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, ये सेबी की स्कीम है और यहाँ पे पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली एक इंटरमीडियरी के थ्रू ये पूरा ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो इंटरमीडियरी भी अपनी सर्विसेज दे रही है 2 पार्टीज को मिलाने की, फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 पार्टीज, वो लेंडिंग का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। तो ऐसे केसेस में इंटरमीडियरी की जो सर्विसेज होती हैं, ये भी सप्लाई है, ये भी टैक्सेबल है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यहाँ पे वो जो इंटरमीडियरी है वही टैक्स पे करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद पीएसएलसी को लेकर के एक सर्कुलर है। पीएसएलसी इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, ये बैंक्स के केस में होता है, एक बैंक दूसरी बैंक को ये पीएसएलसी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे होता क्या है, पॉइंट नंबर 1 में एक आरबीआई का एफएक्यू आया था और उसमें बोला कि पीएसएलसी सिक्योरिटीज नहीं है, इनफैक्ट पीएसएलसी गुड्स के नेचर में है। तो अगर एक बैंक दूसरे बैंक को पीएसएलसी दे रही है तो वो एक तरीके से सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन कर रही है। पॉइंट नंबर 2 में बोला कि पीएसएलसीज आर सिमिलर टू फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आरईपी लाइसेंस की तरह होते हैं। जहाँ पे पहले वैट में इस पे टैक्स लगाया जाता था, तो अब जीएसटी में भी लगाएंगे। जीएसटी में स्पेसिफिकली इसको लेकर के कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, तो जीएसटी में भी टैक्स लगेगा। फिर पीएसएलसीज के बारे में 3rd पॉइंट में बोला कि पीएसएलसीज आर टैक्सेबल एंड इनफैक्ट टैक्सेबल एज गुड्स। तो जो भी बैंक्स के साथ में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, सप्लायर बैंक इस पे टैक्स लगाएगी और जो रेसिपिएंट बैंक है वो उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकती है, अगर चाहे तो वो आईटीसी ले सकती है। लास्ट सर्कुलर है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम। अब यहाँ पे होता क्या है, 2 मिनट में हो जाएगा। कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब एक जो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है और वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये लोग करते क्या है, यहाँ पे माइनिंग करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके लिए ये काम करने के लिए उनको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और बदले में ये लोग कुछ उसको रॉयल्टी देते हैं। अब ट्रांजैक्शन में होता क्या है, ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये वहाँ पे जो अपना काम करते हैं, ये अपने रिस्क पे, अपने कॉस्ट, अपने एक्सपेंस पे पूरा वहाँ पे खुदाई करते हैं और उसके लिए उनका बहुत खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का एक्सपेंस हो गया। अब ये जो प्रॉफिट पहले कमाते हैं, वो प्रॉफिट पहले अपने पास रखते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 100 करोड़, उनकी कॉस्ट की रिकवरी करने के लिए वो 100 करोड़ का प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम।
और उसके बाद में जो भी एक्सेस प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, और वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, ये लोग गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेट्रोलियम देते हैं, उसका शेयर देते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम का, और रॉयल्टी देते हैं। तो इस क्लैरिफिकेशन में बोला गया कि ये जो कॉस्ट पेट्रोलियम है इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये उनका हक है। वो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका ही हक है, उन्होंने अपने राइट अपने एक्सपेंसेस पे ये काम किया था, तो उस 100 करोड़ पे हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे जो कॉस्ट पेट्रोलियम है। उसके बाद जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है उसका जो भी शेयर है गवर्नमेंट का, ये एक्चुअली सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, इसके लिए गवर्नमेंट को जो कंसिडरेशन दिया उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट 2 है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि इस ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे काम एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर बना के करते हैं, 2-3-4 जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्टर्स साथ में मिलकर ये काम करते हैं। अब जॉइंट वेंचर जो काम करना चाह रहा है माइनिंग और एक्सप्लोरेशन का, वो एक्चुअली एक ऑपरेटिंग मेंबर है इस जॉइंट वेंचर का, वो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इसने माइनिंग करने की सर्विस दी है उस जेवी को, और जेवी उसको कंसिडरेशन दे रहा है, तो ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन सप्लाई का होता है। इस मेंबर के लिए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई का है, ये जेवी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो टैक्सेबल होगा। ये पूरा कॉस्ट पेट्रोलियम का यहाँ पे सर्कुलर खत्म होता है। ये सारी सप्लाई को लेकर के सारे सर्कुलर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। सप्लाई की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हुई। आई होप यू लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगा। अच्छे से इसको बार बार देखना, अपनी रिवीजन अच्छे से करना। इस बार बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम्स अच्छे से कवर अप हो जाएगा। सारी रिविजन्स में और भी चैप्टर्स की जल्दी जल्दी लेके आता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तुमको ऐसे नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कौन से चैप्टर्स की रिवीजन मेरे एंड से चाहिए। With that, I will now stop the video. See you soon with another revision video. Till then, take care and bye.